तो स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ई शिक्षा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकीय। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 नंबर का इस चैप्टर से आता है। क्योंकि केमिस्ट्री के साथ इस चैप्टर में मैथमेटिक्स का भी काफी यूज होता है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चैप्टर में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और यकीन मानिए, अगर आपको ये चैप्टर आ जाता है तो मुश्किल से 5 मिनट में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बना सकते हैं। बट अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है या ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, तो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, इस चैप्टर में केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस चैप्टर में, ठीक है, कोई भी शायद ऐसा एक क्वेश्चन रहे जो कि आपको ना आ पाए, और पूरे कॉन्सेप्चुअल वे में हम इस चैप्टर को करेंगे। और शायद ही आपने इस चैप्टर पे इससे अच्छा लेक्चर अभी तक देखा हो, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बट हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट करते हैं, वैसे ही वो भी करते हैं। बट जो सोर्सेज़ हैं, अच्छी किताबें हैं, अच्छा मटेरियल है, अच्छे वीडियो लेक्चर हैं, इसके अभाव में कहीं न कहीं वो लैग कर जाते हैं। और उनका जो प्रिपरेशन का लेवल होता है, वो उस तरीके का नहीं हो पाता है, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितनी भी अच्छी किताबें आ रही हैं, चाहे आप प्रदीप्स कहें, मॉडर्न एबीसी कहें, एसचंद कहें, ये सभी जर्नली इंग्लिश मीडियम में पब्लिश होती हैं। और हिंदी मीडियम में जर्नली मुश्किल से 2-3 किताबें हैं, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? और वो किताबें भी रेयरली अवेलेबल हैं, और कई सारे दूर-दराज के बच्चे तो हमारे ऐसे हैं, जिनके पास वो किताबें भी अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ़ एनसीईआरटी की किताब के भरोसे हैं, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप जानते ही हैं कि वो कितना टफ लिखा हुआ है। उसको समझना इतना आसान नहीं है। बेशक वो बहुत अच्छा कंटेंट है, बट उसको समझने में अपनी एक अलग महाभारत है। ठीक हो गया? चलिए, तो मेरा यहाँ पर प्रयास है कि मैं आपको एक ऐसा कंटेंट दूं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हो आपका इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बच्चों के साथ से। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स या इंग्लिश मीडियम जो आपका केमिस्ट्री होता है, इसका टीचर रहा हूं। और मैंने अभी तक सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको अधिकतर पढ़ाया हुआ है। सो मेरे पास जो भी नोट्स हैं, मेरा पढ़ाने का जो भी तरीका है, जो भी मेरा फॉर्मेट है पढ़ाने का, वो सभी किससे इंस्पायर है? जो आपका लेटेस्ट इंग्लिश मीडियम पैटर्न है। तो मैंने सोचा, क्यों ना उसी पैटर्न को मैं लैंग्वेज चेंज करके हिंदी मीडियम में अगर चेंज कर लूं, तो हिंदी मीडियम बच्चों को भी मैं वही कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूं जो कि मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देता हूं। तो मैंने एनसीईआरटी की मदद से जो भी मेरा इंग्लिश मीडियम का पूरा कंटेंट था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। और साथ ही साथ लैंग्वेज वही रखी गई है जो आपकी बुक की लैंग्वेज है, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में जो हमारी लैंग्वेज है वो अटपटी रहे और एग्जामिनर को पसंद ना आए। जो हमारी लैंग्वेज है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। किसी भी रिफ्रेशर से कई गुना अच्छी लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, डिस्क्लेमर खत्म हुआ, चलते हैं चैप्टर की ओर। रासायनिक बल गतिकीय। बताइए तो क्या होता होगा रासायनिक बल गतिकीय? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका इंट्रो लिख देते हैं। यह, ठीक है, यह समझने में, यह यह समझने में, ठीक है, सहायता करती है, सहायता करती है। आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है, ये सब चीजें सहायता करती है कि अभिक्रिया कैसे हो रही है, हो रही है। या आप शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं, अभिक्रिया का दर क्या है। ठीक है, अभिक्रिया का दर क्या है। ठीक है, अभिक्रिया की दर को निकालने की जो प्रोसेस है, वही हम यहाँ पर रासायनिक बल गतिकीय चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक हो गया? चलिए,
अब सबसे पहले समझते हैं कि जो हमने बोला दर, ये आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया। थोड़ा सा आपको हिंदी लैंग्वेज समझने में, ठीक है, जो मेरी राइटिंग है इसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैं न जाने कितने सालों के बाद हिंदी में प्रॉपर ऐसी राइटिंग कर रहा हूँ, बट हाँ कुछ समय के बाद ये बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया। देखिए, अभिक्रिया की दर क्या होता है, अभिक्रिया की दर। ठीक है, सोचिए तो दर बराबर क्या होता होगा, सोचिए। दर बराबर होता है चेंज, परिवर्तन अपॉन टाइम, यानी कि परिवर्तन बट्टा समय। मान लीजिए कि कोई एक अभिक्रिया है, ठीक हो गया, जो कि रिएक्टेंट से, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रियक से किसकी ओर जा रही है, उत्पाद की ओर जा रही है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला होता है अभिक्रियक अभिक्रियक या उत्पाद। अभिक्रियक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख भी देता हूँ। मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है जो ए से किस में जा रही है, पी में जा रही है। तो ए क्या हो गया आपका, अभिक्रियक, और पी क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता सांद्रता में में परिवर्तन। ठीक है, ये सांद्रता क्या होती है, सांद्रता का मतलब होता है आपका कंसंट्रेशन या क्वांटिटी। ठीक है, कि कितनी मात्रा, आप सांद्रता को क्या लिख सकते हैं लोकल भाषा में, मात्रा लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रा में परिवर्तन। ये देखिए, अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, अपॉन परिवर्तन में लगा समय। आप साथ ही साथ इसको भी उतारते रहिए, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है। ठीक हो गया, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दर, दर के साथ हम स्थिरांक पढ़ेंगे, और उसके साथ इस लेक्चर को खत्म करेंगे। और 5 से 6 लेक्चर हम पूरे रासायनिक बल गतिकी पे बनाएंगे, और उसके बाद शायद ही कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपसे ना बने। ठीक हो गया। देखिए, अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला क्या हो गया, अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें, जो ये सांद्रता है ना, सांद्रता सांद्रता इसको किससे डिनोट करते हैं पता है केमिस्ट्री में, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा कोष्टक से। तो इससे सांद्रता को डिनोट किया जाता है। और परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं पता है, परिवर्तन, आप पढ़ के आए हैं क्लास 11th में। परिवर्तन, परिवर्तन बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से, या आप चाहें तो डेल्टा से भी इसको कर सकते हैं। तो दर का एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है, दर, हिंदी में इसको एक और शब्द बोलते हैं वेग। अभिक्रिया की वेग का एक और फॉर्मूला हो गया परिवर्तन, बोले तो चेंज, डी, किसमें, सांद्रता में, सांद्रता बोले तो डब्बा, किसकी सांद्रता, मान लीजिए रिएक्टेंट की सांद्रता, अपॉन परिवर्तन में लगा समय, समय को क्या बोलते हैं, टाइम, और परिवर्तन क्या हो गया, डी, यानी कि डी ए बाई डी टी, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय में परिवर्तन। ठीक हो गया। या एक और चीज कह सकते हैं, देखिए मैंने यहां पर तो डी लिखा, सांद्रता लिखा, पहले मैंने क्या लिखा था, अभिक्रियक यानी कि ए, बट अब मैं लिख देता हूं उत्पाद, पी, अपॉन यहां पर क्या लिख देता हूं, डी टी। तो वेग का फॉर्मूला होता है आपका डी ए अपॉन डी टी, या डीपी अपॉन डी टी। बट यहां पर ये अभी भी अधूरा है, ये पूरा कैसे होगा, मैं यहां पर लगा देता हूं माइनस साइन, और यहां पर लगा देता हूं प्लस साइन। अब आप बोलेंगे यार यहां पर आपने माइनस साइन लगाया और यहां पे आपने प्लस साइन लगाया, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण लेते हैं। देखिए, सोचिए, मान लीजिए कि आप रोटी बना रहे हैं, ठीक हो गया, मान लीजिए यहां पर है आपका आटा,
और यहां बन रही है आपकी रोटी। तो सोचिए ना, समय के साथ आटा क्या होगा? कम। जैसे जैसे आटा कम होगा, रोटी वैसे वैसे क्या होगी? बढ़ेगी। आटा क्या है यहाँ पर? अभिक्रियक, रिएक्टेंट। और रोटी क्या है यहाँ पर? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। यानी कि समय के साथ जो अभिक्रियक होता है उसकी सांद्रता हमेशा क्या होती है? घटती है। तो घटती है तो मैंने कौन सा साइन लगा दिया? नेगेटिव साइन। ठीक हो गया। यहां पर लिख देते हैं चूंकि, चूंकि समय के साथ, समय के साथ अभिक्रियक, अभिक्रियक की सांद्रता, की सांद्रता क्या होती है? घटती है, घटती है। जो अभिक्रियक होता है उसकी सांद्रता क्या होती है? घटती है। वही रोटी की सांद्रता क्या हो रही है? उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि इसीलिए प्लस साइन आया कि समय के साथ, लिख देंगे यहां पर, समय के साथ हर एक चीज मैं यहां पर आपको लिखा रहा हूं, देखिए। ठीक है। उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए प्लस साइन लिया है मैंने। बढ़ती है। ठीक हो गया। चलिए, यहां तक हमने सीख लिया। ठीक हो गया। चलिए, इसको मिटाते नहीं है, इसको यहीं पर हम लिख लेते हैं कि आप इसको समझ सकते हैं। आटे में क्या लिख देते हैं हम? अभिक्रियक। नाम लिख देते हैं इसमें। क्या है? अभिक्रियक। ये क्या होगा? घटेगा। तो ये क्या है आपका? उत्पाद। ये क्या होगा आपका? बढ़ेगा। ठीक हो गया। चलिए, इसको बादल में डाल देते हैं यहाँ पर। गंदा बादल बना। रुकिए। ठीक है। चलिए, यहां पर हमने इसको डाल दिया। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अभिक्रिया की दर पढ़ती है। अब इस दर की हम मात्रा निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं कि क्या होता है। ठीक हो गया। तो अगला टॉपिक है हमारा दर की यूनिट। दर का मात्रक, या आपका हेडिंग है आपका वेग का मात्रक। चलिए, ये कैसे निकालेंगे? वेग का फॉर्मूला क्या था बताइए तो? वेग का फॉर्मूला था सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। पक्का? सांद्रता का को किससे डिनोट करते हैं? ये डब्बे से। और समय को किससे करते हैं? टी से। अब बताइए तो, सांद्रता, कंसंट्रेशन का यूनिट हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है? मोल पर लीटर। इसी को मोलरता भी कहते हैं। आया समझ में? इसी सांद्रता का दूसरा नाम क्या है आपका? मोलरता। एक और नई चीज सीखी आपने। और मोलरता की यूनिट आपको पता है क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। आया समझ में? तो हमने वेग का मात्रक यहाँ पर देख लिया। बहुत बार एक एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक हो गया। चलिए, अब यहाँ पर वेग को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर इसको एक डेफिनेशन यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है। चलिए, डेफिनेशन है आपकी, मान लीजिए, ठीक है, यदि, यदि किसी अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहां से कहां जा रही? मान लीजिए, ए से कहां जा रही? टी को जा रही है। ए से कहां जा रही? टी को जा रही। यदि T1 समय पर, समय पर
एक ही सांद्रता, सांद्रता बोले तो मोलरता A1 है। T1 टाइम पे सांद्रता क्या है आपकी? A1 है। एवं एवं ठीक है, T2 समय पर सांद्रता क्या है आपकी? A2 है। तो वेग, या आप इसको कह सकते हैं दर, जो कहना चाहे आपको। एनसीईआरटी में जर्नली वेग कहा गया है इससे, ठीक है। तो वेग या दर का फॉर्मूला होता है क्या? सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन बोले तो फाइनल सांद्रता क्या हो जाएगी? A2 माइनस शुरुआती सांद्रता क्या हो जाएगी? A1, यही तो हुआ परिवर्तन, अपॉन समय में परिवर्तन, फाइनल समय T2 माइनस शुरुआती समय क्या हो जाएगा? T1। इसी को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं, A2 माइनस A1 को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, ठीक है। क्योंकि ए क्या है? अभिक्रमक, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या लिख देंगे? नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आपको पता है, क्योंकि जो आपका अभिक्रियक होता है, इसकी सांद्रता समय के साथ क्या होती है? घटती है। आया समझ में? आप अगर एनसीईआरटी में, सॉरी एग्जाम में इतना लिख के आते हैं, तो शायद ही इससे अच्छा डेफिनेशन आपको कहीं पर मिल सकता है, एग्जामिनर खुश हो जाना एकदम। ठीक हो गया? आंख बंद करके जाइए और इसको एज इट इज उतार के लेके आइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि आपका अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। ठीक है, आपका टॉपिक है अभिक्रिया अभिक्रिया की तात्क्षणिक तात्क्षणिक मतलब उसी क्षण पर दर, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, या आप कह सकते हो इसको तात्क्षणिक वेग, जो आपको कहना चाहे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये तात्क्षणिक क्या होता है? जब आपने कभी स्कूटी चलाई होगी, बाइक चलाई होगी, कार चलाई होगी, तो उसके आगे क्या होता है? उसका एक स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, मान लीजिए कि वो डिजिटल है, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप उसमें एक्सेलरेटर देते हैं, तो क्या होता है? वो स्पीड दिखाता है, कभी दिखाता है 42, 41, 43, 44, 48, ऐसे करके चेंज होते रहता है। तो वो हमको क्या दिखाता है? वो हमें तात्क्षणिक वेग दिखाता है कि उस क्षण पे कितना वेग है। आया समझ में? ऐसी तात्क्षणिक दर क्या हुआ? किसी समय पर उस रिएक्शन का कितना दर है। आया समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हो रही और आपने बोला कि भैया 5 सेकंड पे कितना दर है, तो मैंने आपको आंसर बताया। तो मैंने आपको क्या बताया? तात्क्षणिक दर। तात्क्षणिक दर मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षण पे, ठीक है, किसी एक क्षण पे कितनी दर है, उसी को कहते हैं तात्क्षणिक दर। ठीक है, तो चलिए इसका वो लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन होगा इसका, किसी भी अभिक्रिया की, किसी भी अभिक्रिया की अभिक्रिया की किसी भी अभिक्रिया की, ठीक है, समय के समय के ये सभी एनसीईआरटी की प्रॉपर डेफिनेशंस में लेके आया हूं, कि किसी क्षण, ठीक है, पर, किसी क्षण पर वेग या दर, जो भी कहना है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, या आप कह सकते हैं दर, जो लिखना है आपको, कहलाता है। बस बात खत्म हो गई यहाँ पर, कहलाता है। यानी कि किसी समय के किसी क्षण पे आप अगर दर पूछ रहे हैं, तो आप क्या पूछ रहे हैं? तात्क्षणिक दर पूछ रहे हैं। आया समझ में? चलिए
यहां पर हमारा ये टॉपिक भी क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा नया और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिक्रिया वेग। ठीक है, इससे आता है एग्जाम में सवाल, अभिक्रिया वेग। टॉपिक का नाम है अभिक्रिया वेग। ठीक हो गया, चलिए इसको देखते हैं। लीजिए, अभिक्रिया वेग, तो इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास हम्म, थोड़ा सा दिस, ओके, अभिक्रिया वेग। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास, मैं सीधा क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 2HI, 2HI आपका टूट रहा है किसमें, H2 प्लस IT, इसमें टूट रहा है। और आपको बोला कि इसकी जो अभिक्रिया वेग की इक्वेशन है वो बना के दिखाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है बताइए तो जरा। ठीक है, आपका अभिक्रियक कौन है, HI, और उत्पाद कौन है, H2 और I2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इक्वेशन लगानी है। देखिए, इक्वेशन लगाना क्या बोला, डी बोले तो चेंज किसमें, सांद्रता में। किसकी सांद्रता, HI की सांद्रता। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के सापेक्ष में। यहां पर बताएंगे कितना हो जाएगा परिवर्तन, किसका, उत्पाद यानी कि H2 का, किसके सापेक्ष में, समय परिवर्तन के सापेक्ष में। तो नीचे क्या लिख दिया, dt। ऐसे यहां पर बताइए क्या लिखेंगे, t किसका, I2 का, किसके रिस्पेक्ट में, समय परिवर्तन के सापेक्ष में। ठीक हो गया। अब चलिए, यहां पर तो इंटू मारिए, यहां पर क्या लगाऊं, प्लस, नहीं यहां पर ये गलत हो गया। यहां पर भी क्या आएगा आपका, इक्वल टू ही आएगा। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज कि भाई ऊपर तो प्लस है, आपने नीचे कैसे इक्वल टू लिख दिया। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक फैक्ट्री में आपका कुछ काम चल रहा है, आपका कुछ उत्पाद होता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि उस फैक्ट्री में आपका लगता है मैदा। ठीक है, प्लस क्या डाला जाता है, मसाला। मैदा प्लस मसाला, ठीक हो गया। और बनता क्या है उसमें, बनता है आपका कुरकुरे प्लस, और निकालता है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि किसी काम का नहीं है, इसको हमने फेंक देना है। ठीक हो गया। अब सोचिए जरा, ध्यान से समझिएगा, मशीन में हम जिस दर से मैदा डालेंगे उसी दर से हमें मसाला भी डालना होगा, और उसी दर से कुरकुरे भी निकलेगा, और उसी दर से आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। समझे, दोबारा देखिए, अब अगर मैं दर को वेग कह दूं, तो जिस वेग से मैदा डालेंगे उसी वेग से मसाला डालेंगे, उसी वेग से कुरकुरे निकलेगा, और उसी वेग से आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। आ रही बात समझ में। अगर आपने मसाला और मैदा को तेज तेज डाला तो कुरकुरे भी आपका क्या होगा, तेज तेज निकलेगा, और साथ ही साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा, तेज तेज निकलेगा। यानी कि जो दर होती है वो सभी की बराबर होती है। मैं यहां पर सांद्रता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दर की बात कर रहा हूं। तो हर एक अभिक्रमक या उत्पाद की जो दर होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो हमेशा किसका साइन आता है, इक्वल का साइन आता है। ठीक हो गया। तो ये चीज हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो गया, इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में आपके देखने में ये मदद करेगा। ये छोटी छोटी चीजों से पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये चीज तो हमने किया। अब यहाँ पर कुछ चीजें, ये टू यहाँ पर आगे है ना, तो जो यहाँ पर आगे पे है वो यहाँ पर किस में डाल दो, अपॉन में डाल दो, बट्टे में डाल दो। तो टू का क्या हो जाएगा, 1/2। 3 होता तो 1/3, 10 होता तो 1/10। ये H2 यहाँ कुछ नहीं हुआ, जो अगर यहाँ लगा होता तो उसका होता है। ठीक हो गया। चलिए, दूसरी चीज, अभी भी ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कैसे सही होगी, मैंने कहा था कि जो आपका अभिक्रियक होता है इसके आगे कैसा साइन होता है आपका, माइनस साइन। जबकि जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनके आगे कैसा साइन होता है, प्लस साइन होता है।
ठीक हो गया। प्लस को दिखाए ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस को दिखाना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद बनाइए, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। सवाल है आपका 2NO प्लस O2 गिव्स NO2। बनाइए तो चलिए। ओके, शायद आपने बना लिया होगा, अब मैं यहां पर बनाता हूं। देखिए डी ऑफ NO, नीचे क्या लिख देंगे, dt, बस सिंपल। यहां पर डी ऑफ O2, नीचे क्या लिख देंगे, dt। यहां क्या लिखेंगे, डी ऑफ NO2, नीचे क्या लिख देना है हमने, dt। सभी में क्या साइन मार देना है, इक्वल टू का। ये 2 है तो यहां पर क्या हो गया, 1/2, और रिएक्टेंट के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। दो रिएक्टेंट, एक NO और एक O2, तो मैंने दोनों के आगे माइनस साइन लगाया है। ठीक हो गया, बन गया, यहां पर कोई टफ नहीं था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मैं पहले आपको क्वेश्चन देता हूं, सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। He मरकरी प्लस Cl2, ये बन जाता है आपका HgCl2। चलिए बना के दिखाइए कैसे बनेगा, मैं बनाता हूं। देखिए डी ऑफ क्या हो जाएगा, Hg। आप वीडियो को पॉज करके यहां पर तब तक बना सकते हैं, फिर आप आंसर चेकआउट कीजिएगा। dt यहां पर इक्वल टू, आगे कैसा साइन लगेगा, माइनस। तो यहां पर ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस, डी ऑफ क्या लगा दो, Cl2, और यहां पर क्या लिख दो, dt इज इक्वल टू, वो प्रोडक्ट है तो यहां कोई साइन नहीं लगेगा माइनस का, तो डी ऑफ क्या लिख दो, HgCl2, और यहां क्या हो गया, dt। आया समझ में, बस नॉर्मल था। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये तो एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। 2 मोल ऑफ N2O5 आपका टूट जा रहा है 4 मोल ऑफ NO2 प्लस O2, इसको बनाइए। चलिए वीडियो पॉज करके देखिए, इसका आंसर मैं यहां पर देखता हूं। तो ये रिएक्टेंट है तो पहले माइनस, 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, और क्या लिख दो, D, ऊपर हो जाएगा N2O5, और नीचे हो जाएगा आपका अपॉन में dt इज इक्वल टू, 4 का क्या हो जाएगा, 1/4। अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर डी ऑफ क्या हो जाएगा, NO2 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू आएगा। अगेन बीच में प्लस वगैरह कुछ नहीं आता, हाँ इज इक्वल टू आएगा सिर्फ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑफ, चूंकि आगे से कुछ नहीं है तो नीचे अपॉन में कुछ नहीं आएगा, ऊपर डी ऑफ O2 अपॉन में यहाँ क्या हो गया, dt। सिंपल था। ओके, अगला बनाएंगे। चलिए अगला सवाल है आपका CHCl3 प्लस, ये अच्छा सवाल है भाई, हाफ Cl2। इसमें दिखेगा कि आपके पास कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। CCl4 प्लस O2, बनाइए। चलिए इसका आंसर होगा डी ऑफ CHCl3 अपॉन, नीचे क्या हो गया, dt इज इक्वल टू। अब सोचिए जरा, अगर ये 2 होता तो ये 1/2 हो जाता, तो ये अगर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 होता तो ये क्या हो जाता, 1/2, बट अगर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2। ऐसी 3 है तो क्या हो जाएगा उधर, 1/3, बट अगर 1/3 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आया समझ में। तो यहां पर कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 का 2, डी ऑफ क्या हो जाएगा, Cl2 अपॉन क्या हो गया, dt इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, डी ऑफ CCl4 अपॉन में क्या आ गया, dt प्लस डी ऑफ क्या हो गया, O2 अपॉन में क्या आ गया, dt। अब बताइए तो ये कहां कहां पर गलत है या पूरा सही है, बताइए तो जरा। देखिए ये पहली बात तो यहां पर गलती होगी, मैंने प्लस लिख दिया, प्लस नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहां पर क्या लिखना है, इक्वल टू। क्या अभी सही है, नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट जो है आपने उसके आगे माइनस साइन नहीं लगाया। आया समझ में, यहां पर ये भी हो गया। अब एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये एक आयोनिक इक्वेशन है।
ये क्या बोलता है देखिए, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव, बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, प्लस 6H पॉजिटिव गिव्स, ठीक है, ये अभिक्रिया देता है आपका 3 मोल देता है आपका Br2 के, प्लस आपका 3 मोल देता है H2O यानी कि पानी के। ठीक है, तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर बनाएंगे, देखिए इसका आंसर बनेगा आपका, सबसे पहले 1/5 आ जाएगा, डी ऑफ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बी आर नेगेटिव, नाम ही है उसका बी आर नेगेटिव, अपॉन क्या हो गया डी टी, आगे से कैसा साइन माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है। अगला टी ऑफ क्या हो जाएगा, बी आर ओ थ्री नेगेटिव, उसका नाम है वो, अपॉन क्या हो गया डी टी, आगे कैसा साइन माइनस साइन, इसमें भी इज इक्वल टू 6 का क्या हो जाएगा 1/6, ऊपर क्या हो जाएगा डी ऑफ एच पॉजिटिव, अपॉन में क्या आ गया डी टी, इज इक्वल टू 3 का क्या हो जाएगा 1/3, आगे क्या हो जाएगा डी ऑफ बी आर टू, अपॉन क्या हो गया डी टी, ये प्लस में आएगा हाँ क्योंकि उत्पाद है, इज इक्वल टू 3 का क्या हो गया 1/3, और यहाँ पर डी ऑफ क्या लिखेंगे H2O, अपॉन में क्या आ जाएगा टी टी। देखिए सारे क्वेश्चन कर दिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक हो गया, तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखा दिए हैं। ठीक है, और आई होप आपने ये सभी क्वेश्चंस उतार भी लिए होंगे। चलिए लास्ट में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पर पढ़ाया, ठीक है, इसकी समाप्ति करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपका एक रिएक्शन है, यदि एक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया, ये स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है, इससे आप पूरी टॉपिक की समरी समझ जाएंगे। देखिए यदि एक अभिक्रिया, अभिक्रिया का नाम है देखिए ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी दे रहा है हमें सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। अब यहां पर एक बात सोचने की है, ठीक है, पॉइंट की बात क्या है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जो स्मॉल ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी, या ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्रमशः, क्रमशः, क्योंकि आप प्रॉपर हिंदी लिख रहे हैं तो हमें प्रॉपर हिंदी लिखनी चाहिए। ठीक है, क्रमशः ए बी सी और डी के मोलों की संख्या है, मोल की संख्या है, यानी कि जो आगे नंबर नहीं आ रहे थे वो 2 3 4 5, वो है आपका छोटा ए छोटा बी छोटा सी और छोटा डी। ठीक हो गया, चलिए तो इसका आप कैसे बनाएंगे फिर, जो आपकी अभिक्रिया वेग रिएक्शन है कैसे बनाएंगे, सोचिए ए का क्या हो जाएगा 1/a, यहां पर क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b, आगे क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, यानी कि आप समझ गए कि जो छोटा ए छोटा बी छोटा सी और छोटा डी है वो क्या है आपके नंबर्स हैं, संख्याएं हैं जो कि अपॉन में चली जाती थी, तो ये 1/c डी, और ये एलिमेंट का नाम है अपॉन डी टी, इज इक्वल टू 1/d, डी ऑफ डी अपॉन, यही तो किया था। और आगे जो रिएक्टेंट है इनके आगे कैसा साइन लगा देंगे माइनस साइन लगा देंगे, दिस वन, यानी कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो छोटा ए छोटा बी छोटा सी और छोटा डी है वो बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी और बड़ा डी के क्रमशः मोलों की क्या है संख्या है। ठीक हो गया, चलिए आई होप यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, अभिक्रिया का के दर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अभिक्रिया में वेग क्या होता है,
और उसकी इक्वेशन आपकी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आपका लेक्चर नंबर 1 है वो समाप्त होता है, क्योंकि लेक्चर को हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इससे आप लोग भी धीरे धीरे बोर होने लग जाएंगे। ठीक है, हम लेक्चर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। बेशक हमारी नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा चले जाएं, बट एक वीडियो की लेंथ अगर हमारी छोटी होगी तो हमारा इंटरेस्ट वीडियो में बना रहेगा। साथ ही साथ बीच में मेरा भी ब्रेक होते रहेगा, तो अगली वीडियो में मैं उसी के साथ नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने आऊंगा। ठीक है, और शायद जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक मैं आपकी जो इसका पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है, उसको भी अपलोड कर लूं। वीडियो खत्म होने के बाद जो एंड स्क्रीन आएगी, ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे रखा है, आपने उस प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है उसकी, यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 आने वाला है उसको, या अपकमिंग जो हमारे लेक्चर आने वाले हैं उसको आप वहां पर देख सकते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको जो भी नोट्स मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं, ठीक है, दिस वन, जो भी नोट्स यहाँ पर मेरे द्वारा आपको पढ़ाए गए हैं, ये सभी नोट्स, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो इस पूरे पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप यहाँ तक का आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जो कि इससे भी 10 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक था। ठीक है, असली चैप्टर तो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।